नमस्कार साथी, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रही होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। हम इंडिया पॉलिटी को एक नए सिरे से एक नई धारणा के साथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अब तक की चर्चा में देखा किस प्रकार से भारत का संविधान लागू होने से पहले भारत में संविधान या कानून बनाए जाते थे, किस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया जाता था, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस प्रकार से भारत में शासन लागू किया जाता था, उसके बारे में हमने देखा कैबिनेट मिशन के बारे में। हमने देखा संविधान सभा का किस प्रकार से गठन होता है, किस प्रकार से उसमें सदस्य आते हैं, कितने सदस्य कहाँ कहाँ से आते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने देखा संविधान सभा की बैठकों के बारे में, उसमें कितने सदस्य शामिल हुए, कौन कौन सी चर्चाएं हुई, हमने वो सब देखा। हमने ये भी देखा कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से संविधान सभा ने प्रयत्न किए और भारतीय संविधान का निर्माण किया। हमने बाद में ये भी देखा कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में कौन कौन से संविधानों से प्रावधान लिए गए, हमने उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा की। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमने बात की थी संविधान की प्रस्तावना के बारे में। हम प्रस्तावना के कुछ शब्दों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा संविधान प्रस्तावना क्या है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। एक उद्देश्य का प्रस्ताव था जिसके बारे में हमने बात की। पंडित नेहरू द्वारा लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव, जिसके आधार पर किसको निर्माण किया गया, तो प्रस्तावना का निर्माण किया गया, जिसे संविधान की उद्देशिका कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। हमने इन सब के बारे में अच्छी तरह से चर्चा की थी। आज हम इसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सब इन प्रस्तावना के कुछ शब्दों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। हमने पहले कुछ चर्चा की थी प्रस्तावना के शब्दों को लेकर के, आज हम उनके बारे में देखेंगे कि उसमें क्या क्या निहित है, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे प्रस्तावना के बारे में। तो हमारी चर्चा चल रही थी प्रस्तावना से हमारी चर्चा, आज की चर्चा शुरू होती है प्रस्तावना से। प्रस्तावना में क्या निहित है, किस प्रकार से है, क्या इसमें उद्देश्य। देखो, प्रस्तावना मुख्यतः 4 उद्देश्यों को लेकर चलती है। इनको मुख्य 4 उद्देश्यों को लेकर के प्रस्तावना चलती है, जिसमें हम देखेंगे कि संविधान का स्रोत क्या है। संविधान का स्रोत का मतलब है कि किसके लिए बनाया जा रहा है, किसके लिए बनाया जा रहा है यह संविधान, उसके बारे में है। तो ये प्रस्तावना बताती है कि जो संविधान का स्रोत है वो जनता है। जनता, टू द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, ये बातें भी कुछ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्या है। तो यह है संविधान का स्रोत कौन है, जनता है। उसके बाद देखेंगे कि शासन का स्वरूप कैसा हो। शासन का स्वरूप, ये भी इसी प्रस्तावना में निहित है कि शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये भी इस प्रस्तावना में लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार का या संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसके लिए वो कार्य करने जा रही है, उसको क्या मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। तो सरकार या संविधान के उद्देश्य, ये भी किसमें निहित है, तो प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना इसीलिए तो प्रस्तावना को परिचय पत्र कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी कार्ड है कौन, ये प्रस्तावना, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें बताती है जिसके लिए हमने संविधान का निर्माण किया। संविधान में जो निहित है उन सब के बारे में ये पहले ही बता देती है कि ये हम जो संविधान पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या क्या विशेषताएं। फिर हम देखेंगे जिसका चौथा शब्द क्या है कि संविधान लागू होने की तिथि क्या है। संविधान लागू होने की तिथि क्या होनी चाहिए, तो वो सारी जो डिटेल है जो किसके अंदर निहित है, इसी प्रस्तावना में निहित है। इसीलिए इसे संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। तो यह है उद्देशिका या इसे हम प्रस्तावना कहते हैं, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने क्या देखा, ये इसमें क्या निहित है। तो संविधान का स्रोत ये बताती है कि कौन है संविधान का स्रोत, किसके लिए संविधान बनाया जा रहा है, तो जनता के लिए। जनता से मतलब क्या है, भारतीय लोग, भारतीय, क्योंकि हमने ये जो संविधान बनाया है ये इसलिए बनाया है कि जो भारतीयों का विकास हो सके, भारतीयों को न्याय मिल सके, भारतीयों को समानता का अधिकार मिल सके। तो इस प्रकार से हमने बनाया भारतीय के लिए, क्योंकि जब भारतीयों का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा, जब भारतीयों का विकास होगा तभी तो भारत का विकास होगा ना। इसीलिए संविधान सभा ने इस संविधान का निर्माण किया। शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, शासन कैसा हो, लोकतांत्रिक हो,
लोकतांत्रिक हो, गणराज्य हो, समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। तो इस प्रकार से यानी कि शासन का स्वरूप बताता है कि हमारा शासन कैसा चलना चाहिए। देखो, लोकतांत्रिक होना चाहिए, जो सत्ता है वो लोगों के हाथों में होनी चाहिए। सत्ता किनके हाथों में होनी चाहिए? लोगों के हाथों में होनी चाहिए। ये कौन बताता है? प्रस्तावना बताती है शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जो संविधान जो बनाया गया है उसको जो दार्शनिक महत्व है, जो उसका संविधान का दार्शनिक महत्व किसमें निहित है? इसी प्रस्तावना में निहित है। गणराज्य होना चाहिए, देश का सर्वोच्च मुखिया कैसा होना चाहिए? तो नियुक्त होना चाहिए, नियुक्त नहीं, निर्वाचित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। समाजवादी होना चाहिए, मतलब कि जो चीजें बनाई जा रही है समाज के आधार पर बनाई जाए। समाज से मतलब इसमें ये नहीं है कि पर्टिकुलर कोई समाज, इसमें समाज का मतलब है भारतीय, भारतीय समाज। हम किस समाज को देखते हैं? यहाँ पे भारतीय समाज को देखते हैं, न कि किसी पर्टिकुलर समाज को नहीं। इसमें ये जो समाजवादी शब्द का मतलब है भारतीय, भारतीय यानी भारतीय समाज के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। सरकार है जो समाज के द्वारा बनाई जानी चाहिए, मतलब भारतीयों के द्वारा बनाई जानी चाहिए। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि पंथ अलग अलग होते हैं, तो कोई भी सरकार हो वो किसी पर्टिकुलर पंथ पर निर्भर न हो। संविधान किसी पर्टिकुलर पंथ पर निर्भर न हो, वो किस पर निर्भर हो? पंथ निरपेक्ष हो, सभी पंथों को एक साथ लेकर के चले, सभी पंथों को एक साथ लेकर के चले, सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चले। ये बातें किसमें निहित है? इसी प्रस्तावना में निहित है। उसके बाद सरकार या संविधान के उद्देश्य क्या होनी चाहिए? लोगों को क्या देना? हमें न्याय देना। लोगों को क्या देनी है? स्वतंत्रता देनी है। लोगों को क्या देना है? समता देनी है। समता और समानता में अंतर होता है। समता होती है एक जैसी क्वालिफिकेशन या एक जैसी योग्यता के लोगों को समान अधिकार मिले, एक समान योग्यता वाले लोगों को समान अधिकार मिले। ऐसा न हो कि दोनों के पास योग्यता तो सेम है लेकिन एक को उस अधिकार ज्यादा दे रखे हो, दूसरे को कम दे रखे हो, ऐसा न हो। समान योग्यता वाले लोगों को बराबर अधिकार देना, यानी कि समान योग्यता वाले लोगों को में समानता रखना, वही समता होता है। तो ये समता, तो इस प्रकार के ये उद्देश्य है, न्याय उपलब्ध कराना, स्वतंत्रता उपलब्ध कराना और समता। किन्हें? तो संविधान के स्रोत को, जनता को न्याय उपलब्ध कराना, जनता को स्वतंत्रता उपलब्ध कराना, जनता को समता उपलब्ध कराना, समानता का अधिकार मिल जाना चाहिए, समान योग्यता वाले लोगों को समान अधिकार मिले, वो होती है समता। तो ये बातें कौन बताती है? हमारी ये प्रस्तावना बताती है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान के दार्शनिक महत्व के बारे में, तो प्रस्तावना का उल्लेख जरूर कीजिए। प्रस्तावना पे कम से कम आप यदि 200 शब्दों में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान के दार्शनिक महत्व पर प्रकाश डालिए, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें से कम आपके 50 शब्द तो केवल प्रस्तावना पे होने चाहिए। 50 शब्द यदि आप प्रस्तावना पे लिख रहे हो, उसके बाद आप मौलिक अधिकारों पे लिख सकते हो, नीति निर्देशक तत्वों पे लिख सकते हो, जो भारतीय संविधान के दार्शनिक महत्व रखते हैं। इस प्रकार से शब्दों का आप लिख सकते हो, ताकि आपका अच्छा जो आपका जो आंसर हो वो अच्छा लगे। इसको थोड़ा सा ढंग से अच्छी तरह सजा करके लिखना जरूरी है। तो आपकी जो जानकारी है वो जो इस प्रकार से होनी चाहिए। कुछ फ्लो चार्ट बनाओ, उसमें से बातें लिखो, तो कम से कम 50 शब्द आपके किस पे होने चाहिए? प्रस्तावना पे होने चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर। दार्शनिक महत्व का मतलब ये प्रस्तावना है, उद्देश्य का है। ये दर्शन है, हमें दर्शन कराता है किसका? भारतीय संविधान का। कौन दर्शन कराता है? तो ये प्रस्तावना, प्रस्तावना ही तो हमें भारतीय संविधान का दर्शन कराती है। दर्शन का मतलब दर्शन करना, दार्शनिक महत्व का मतलब दर्शन करने का महत्व। किस इसको हम दर्शन क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या महत्व, इसकी प्रासंगिकता क्या है? वो जो प्रासंगिकता है वो ये प्रस्तावना बताती है, उद्देश्य प्रस्तावना बताता है। भारतीय संविधान का उद्देश्य कौन बताता है? तो प्रस्तावना बताता है। तो इस प्रकार से हमें इसके बारे में लिख रहे। तो लागू होने की तिथि, 2 तिथियां लागू होने की, एक तो जिसमें आंशिक रूप से लागू होता है, लेकिन जो प्रस्तावना में जो तिथि लिखी है वो लिखी है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अब इसमें लिखा अंगीकृत किया जाता है। उसको हम अपने खुद में समा रहे हैं, हमारे साथ उसको मिला रहे हैं, आत्मार्पित कर में आत्मा में बसा रहे हैं कि ये हमारे देश का संविधान है, हमें इसको मानना होगा। हमारे देश का संविधान है, हमें इसको मानना पड़ेगा, हमें इसकी आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये बताता है, क्या बताता है? कि अंगीकृत, और दूसरा आत्मार्पित, और तीसरा कौन है? तो अधिनियमित। अधिनियमित का मतलब लागू करना,
आत्मार्पित का मतलब आत्मा में बसा लेना, इसको हम अपनी आत्मा में, अंतरात्मा में बसा रहे हैं कि ये हमारे देश का संविधान है, हम हमारे लिए सर्वोपरि। यदि कोई ग्रंथ, यदि सबसे प्रासंगिक ग्रंथ यदि मैं कहूँ आज के समय में, वर्तमान समय के लिए यदि कोई प्रासंगिक ग्रंथ है, पढ़ने लायक ग्रंथ है, जिसको मानने लायक ग्रंथ है, कौन है? तो भारत का संविधान है। इससे ऊपर आज के समय कोई ग्रंथ नहीं। धार्मिक ग्रंथों की बात अलग है, उस पर चर्चा हम नहीं करने वाले। लेकिन यदि हम आज के प्रासंगिक ग्रंथों के बारे में देखें, जो प्रासंगिक है, जो वर्तमान समय की प्रासंगिकता रखते हैं, वर्तमान समय के अनुसार चल रहा है, कौन है? भारत का संविधान है, सबसे अच्छा ग्रंथ है। यदि आपको समय मिले, समय निकालो, समय में से समय निकालना पड़ता है, समय बनता नहीं है। समय किसी के पास अलग से नहीं आता। 24 घंटे दिन में है तो 24 घंटे रहेंगे, आपके लिए भी 24 घंटे, आपके साथियों के लिए भी 24 घंटे ही है। 25वां घंटा आपको एक दिन में कभी नहीं मिलेगा। उसी 24 घंटे में से आपको कुछ समय निकालना है और भारत का संविधान पढ़ना है। अच्छी तरह से उसको पढ़ोगे, आपको पता चलेगा आप कहाँ रह रहे हैं, आपको कितने अधिकार मिले गए हैं, आप पर कितनी कर्तव्य आपको सौंपे गए हैं, आपसे क्या अपेक्षाएं की जा रही है, वो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। आपको क्या क्या दिया जा रहा है, आपसे क्या लेने की अपेक्षा की जा रही है, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। यदि आपको समय मिले नहीं मिला, लेना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। समय में से समय निकालो, तो उसमें से आप उस समय को निकाल करके आप इसके बारे में पढ़ो। देखो, आपको तो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है भारत का संविधान पढ़ना। भारत का संविधान पढ़ना तो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी है। यूपीएससी के एग्जाम में तो बहुत बार क्वेश्चन आते हैं संविधान से लेकर। संविधान में कौन से अनुच्छेद में क्या, कौन सी भाषाएं लिखी गई है, किस प्रकार से लिखा गया है, उनके सब शब्द तो प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्द वाइज एज इट इज प्रश्न पूछे जाते हैं। लाइन एज इट इज मिलेगी आपको भारतीय संविधान में लिखी हुई। आप बेयर एक्ट रखो, संविधान का बेयर एक्ट रखो, उसको पढ़ो अच्छी तरह से, उसमें क्या व्यवस्थाएं की गई है, कौन से अनुच्छेद हटा दिए गए हैं, कौन से नए जोड़ दिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके दार्शनिक महत्व तो कम से कम, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा, ये तो दार्शनिक महत्व का क्वेश्चन। तो यदि आपने फिलोसफी ले रखी है, यदि आपका ऑप्शनल फिलोसफी है, दर्शन शास्त्र है, तो उसमें बहुत अच्छा काम देगा आपको। उसमें भी आपको बहुत अच्छा, जब आप राजनीतिक दर्शन पढ़ रहे होगे, उसमें आपके लिए बहुत लाभदायक होगा ये सब। तो प्रस्तावना अच्छी तरह से पढ़ो, ये संविधान तो आपको पढ़ लेना चाहिए अच्छी तरह से। अब हम आगे चलते हैं, अब इसके कुछ और शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या लिखे थे, क्योंकि हमने तो शुरू में देखा ना, क्या देखा था? प्रस्तावना जब हम शुरू से पढ़ते हैं तो सबसे पहले ही लाइन लिखे, हम भारत के लोग। कौन? हम भारत के लोग। तो भारत के लोग कौन है वो देखेंगे ना पहले। अब इसके शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रस्तावना में जो जो शब्द लिखे गए हैं, उनका मतलब क्या है, उनका महत्व क्या है, वो सारे शब्द आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन। अब हम इनके बारे में देखना प्रारंभ करेंगे, शब्दों के बारे में देखेंगे। तो अभी हमने देखा प्रस्तावना क्यों बनाई गई है, प्रस्तावना में क्या बताती है, ताकि हम इसको परिचय पत्र कहते हैं। क्यों हम इसको परिचय पत्र कहते हैं, क्या विशेषता है, क्या प्रासंगिकता है इसकी, इसका दर्शन क्या है, हमने इसके बारे में देख लिया। अब इन सब शब्दों के बारे में देखेंगे कि हम भारत के लोग क्यों कहते हैं। इसमें पहली लाइन लिखा गया ना, हम भारत के लोग। तो भारत के लोग कौन है, क्यों लिखा गया भारत के लोग, तो हम देखेंगे क्या है। तो हम इसके बारे में देखने वाले हैं। प्रस्तावना के शब्दों के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ताकि कल आप एग्जाम देने जाओ, मेंस का एग्जाम देने जाओ, उसके अंदर आप हर शब्द के ऊपर कम से कम 50 शब्दों में कम से कम 50 शब्दों में लिख पाओ, ताकि आपका जो आंसर है, आंसर राइटिंग आपकी अच्छी हो, एग्जाम में नंबर आपको अच्छा मिले। और आशा करता हूँ आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन है, ये शब्द ऐसे हैं जिसमें इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू तक के लिए ये काम के है, चाहे आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू दो, चाहे आप एसएससी के इंटरव्यू दो, बैंकिंग के इंटरव्यू दो, तो इसमें भी आपके ये बहुत काम आएंगे, बहुत लाभदायक होंगे। तो शुरू करते हैं प्रस्तावना के शब्दों के बारे में। पहला ही शब्द है हम भारत के लोग। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, कौन है ये भारत के लोग? क्यों लिखा गया है प्रस्तावना में भारत के लोग? क्यों लिखा गया है? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जब हमने इसका इंडेक्स देखा, क्या देखा, ये जो संविधान है, संविधान, और संविधान का स्रोत किसे माना गया है? तो संविधान का स्रोत माना गया है जनता को। हम भारत के लोग, भारत के लोगों का मतलब है भारतीय जनता। भारतीय जनता, जो संविधान हमें ये कहने का हक देता है कि हम कह सकते हैं कि हम भारत के लोग हैं, हम एक भारत देश में रहने वाले भारत के लोग हैं।
तो जो संविधान का जो स्रोत, देखो पहली बात लिखी ना, लोग, जनता। क्यों? क्योंकि संविधान का स्रोत किसे माना गया है? जनता माना गया है, जनता को माना गया है। तो सर्वोच्च सत्ता जो मानी जाती है, सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सत्ता किसके अंदर निहित है? तो सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, जनता में निहित है, निहित है। क्यों? क्योंकि देखो, हम चुनाव कौन कराता है? चुनाव कौन करता है? किसी अपने मुखिया का चुनाव कौन करेगा? जनता करेगी। अब देखो, ये जो लिखा है ना, भारत के लोग, इसको संविधान मान भी रहा है। कैसे मान रहा है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एक पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ, अरुणाचल प्रदेश में एक पोलिंग बूथ है जहां पर केवल एक वोटर है। कितने वोटर हैं? एक ही मतदाता है वहां, एक ही मतदाता है। कौन है वो? महिला है। कौन है? महिला। सिर्फ एक मतदाता के लिए उस पोलिंग बूथ पर पोलिंग कर्मचारियों को वहां पे भेजा जाता है। चुनाव आयोग द्वारा वहां पर कर्मचारियों को भेजा जाता है। कम से कम 5-7 जो कर्मचारी जो भेजे जाते हैं, वो वहां पे सिर्फ एक वोटर, एक मतदाता का मत लेने के लिए, का वोट डलवाने के लिए वहां पे भेजे जाते हैं। सुबह जाते हैं, पहले दिन देखो वो उस जगह, उस पोलिंग बूथ पर पहले दिन पहुंच जाते हैं वो कर्मचारी, और सिर्फ एक महिला के वोट के लिए। तो देखो, ये भारत की जनता का जब बताया गया इसमें कि संविधान का स्रोत जनता, सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है। इसका देखो कितना अच्छा फायदा, देखो उसको पता है, जो अरुणाचल प्रदेश में जो एक महिला वोटर है, उसको पता है कि भारतीय संविधान उसको कितनी सहूलियत देता है। हम भी तो चुनते हैं, हमारा जो ये अंगूठा, ये अंगुली किसके लिए काम आती है? तो किसी एक अच्छे नेता के चुनाव के लिए काम आती है। तो वो जब आप चुनाव करने जाओ तो ऐसा देखो कि आपके लिए कौन जरूरी है। तो ये देखो, ये एक महिला है, एक महिला के लिए यहाँ पर क्या भेजे जाते हैं? वोटर के लिए पूरा पोलिंग बूथ वहां पे बनाया गया है, एक महिला वोटर के लिए। क्यों? क्योंकि जो सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है। इस महिला में देखो, उस पोलिंग बूथ की जो सत्ता किसके अंदर निहित है? इस महिला में निहित है। तो ये बहुत वायरल भी रही, आपने यूट्यूब पे या गूगल पे इसके बारे में देख भी सकते हो कौन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो सर्वोच्च सत्ता किसके अंदर निहित है? जनता में निहित है। इसीलिए तो कहते हैं हम भारत के लोग। आ गई होगी बात समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं। अभी तो हमने देखा संविधान का स्रोत, हम भारत के लोग देखा। अब हम देखते हैं शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? अभी हमने इंडेक्स में देखा शासन का स्वरूप, तो शासन के स्वरूप को हम देखने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ आपने ये लिख लिया होगा, जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे संविधान, शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप कैसा हो शासन। प्रस्तावना हमें बताती है ना कि शासन कैसा होना चाहिए। तो देखो, शासन कैसा होना चाहिए? शासन होना चाहिए संप्रभु। जिस प्रकार से प्रस्तावना में शब्द लिखे गए हैं, जिस क्रम से लिखे गए हैं, उसी क्रम से देखने वाले। शासन होना चाहिए समाजवादी। कैसा होना चाहिए? समाजवादी होना चाहिए। शासन के अंदर कैसा होना चाहिए? पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। अरे शासन कैसा होना चाहिए? तो शासन धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। शासन कैसा होना चाहिए? धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। शासन कैसा होना चाहिए? तो शासन गणराज्य होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए। तो शासन कैसा, शासन का स्वरूप कौन बताता है? प्रस्तावना बताती है कि भारतीय शासन का स्वरूप कैसा हो, किस प्रकार से भारत में शासन चलाया जाए। तो शासन में देखो, पहला शब्द लिखा संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, गणराज्य। ये शब्द हैं। इन शब्दों का मतलब यही है कि ये शासन का स्वरूप बताते हैं, शासन का स्वरूप बताते हैं। इसके अंदर देखो कुछ शब्द जो नए जोड़े गए, बाद में जोड़े गए, मूल संविधान में वो शब्द नहीं थे, उनको बाद में जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द है? तो वो देखो, 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है, 77 में लागू होता है, तो 1976 में ये होता है। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? इसमें 3 शब्द और जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द और जोड़ गया अखंडता। ये भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए 3 नए शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन से। इसके लिए संविधान संशोधन हुआ, आपके लिए जानकारी होगी कि प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। कौन सा संशोधन हुआ था? वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो उसमें 3 शब्द नए जोड़े गए, समाजवादी जोड़ दिया गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया गया, अखंडता जोड़ दिया गया। तो ये जो 2 शब्द है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये बताते हैं शासन का स्वरूप कैसा हो। शासन का स्वरूप कैसा हो? तो शासन संप्रभु होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, किसी एक पंथ पर निर्भर न हो, एक धर्म पर निर्भर न हो, और सर्वोच्च मुखिया कैसा हो? निर्वाचित होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए। अब इन प्रत्येक शब्दों के अलग अलग हम डिटेल से चर्चा करने वाले, इन शब्दों को डिस्क्राइब करते हुए आगे चलेंगे। तो हम इस शब्दों को करते हैं डिस्क्राइब। संप्रभु क्या होता है, क्या होता है समाजवादी, सब के बारे में, ताकि हम कब एग्जाम देने जाए कभी उसके अंदर शब्द लिखने हमारे पास कम न पड़े। तो संप्रभु के बारे में देखने वाले हैं। क्या होता है संप्रभु? संप्रभु का मतलब होता है समय का प्रभु। समय का प्रभु क्या होता है संप्रभु? तो संप्रभु का मतलब है समय का प्रभु, जो ऐसा अपनी खुद की प्रभुता अपने पास हो, हमारे ऊपर कोई स्वामी न हो, हमारे ऊपर कोई स्वामी न हो, हमारे जो आंतरिक और जो बाह्य निर्णय, कौन से निर्णय? आंतरिक एवं बाह्य निर्णय। बाह्य निर्णय, आंतरिक एवं बाह्य निर्णय यानी कि देश, राज्य, जो राज्य क्षेत्र है भारत का, जो भारत देश है, उसके अंदर क्या कैसा शासन चलाया जाए। हम हमारे जो बाहरी निर्णय, हम दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध रखें, उन पर जो अधिकार है वो किसका होना चाहिए? देश का होना चाहिए, हमारे देश का होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। तो वही क्या है? संप्रभुता है। क्या है? संप्रभुता। पूछा जा सकता है भारत की संप्रभुता किस में निहित है? अब आप कहोगे, अभी तो आप बता रहे थे संप्रभु का मतलब होता है समय का प्रभु, पर अब आप कह रहे हो कि भारत की संप्रभुता किस में निहित है। मतलब ये हुआ कि भारत के पास, भारत की संप्रभुता किसी और के अंदर है। यही तो बात है, यही तो इस क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है। इसी प्रकार से तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। शब्दों की लैंग्वेज को पढ़ो। भारत की, हमने अभी तो शुरू थोड़ी देर तो पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अरे हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये जो शब्द है ऐसा ही शब्द नहीं है। ये जो लाइन हमने जो लिखी है ये मजाक सी नहीं है, ये उस प्रस्तावना को सजाने के लिए नहीं लिखा गया है। ये हमें क्या देता है? पूरे अधिकार देता है। जनता में निहित है, हर चीज जनता में निहित है, संविधान की हर एक चीज जनता में निहित है। शासन, पूरा शासन जो किस में निहित है? जनता में निहित है। इसीलिए तो कहते हैं टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फॉर द पीपल। जनता के द्वारा, जनता से। शासन कहां से चुना जाएगा? जनता से चुना जाएगा। बाय द पीपल, किसके द्वारा चुना जाएगा? तो जनता के द्वारा चुना जाएगा। फॉर द पीपल, जनता के लिए बनाया। संविधान जनता से बना, जनता के द्वारा बना, जनता के लिए बना। यदि हम इसके पीछे कोई भी शब्द लगाए, जैसे हम लिखते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट टू द पीपल, गवर्नमेंट किससे है? तो जनता से है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है। तो सर्वोच्च सत्ता किसके पास हुई? तो भारत के लोगों में हुई, जनता में निहित हुई। तो संप्रभुता भी किस में निहित है? भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता जनता में निहित है, जनता में निहित है। आई बात समझ में कि नहीं आई? कि जो संप्रभुता भी किसमें निहित है? जनता में। शासन किसमें निहित है? जनता में। सत्ता किसमें निहित है? जनता में। तो जनता को सबसे सर्वोपरि माना है। इसीलिए तो कहते हैं हम भारत के लोग, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द। ये शब्द सजाने के लिए नहीं है, सजावटी शब्द नहीं है। इनका महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। पूरा संविधान इसमें निहित है, लोगों में निहित है। पूरा संविधान इसी जनता में निहित है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द।
ये बताता है, जनता को सर्वोपरि मानकर बताता है कि जो जनता है भारत की वो ही सर्वोपरि है। जनता चाहे तो सरकार, किसी सरकार को गिरा सकती है, किसी सरकार को बना सकती है। कोई कानून लागू हुआ तो जनता ये कह सकती है कि ये संविधान, ये कानून हमें नहीं चाहिए। जनता ये कह सकती है कि ये कानून हमें चाहिए, ये बनाओ, तो जनता के लिए बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है टू द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। हम भारत के लोग, ये छोटी सी बात नहीं है। संप्रभुता देखो, समय का जो प्रभु हो, जिसके आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की जो शक्ति किसमें नहीं तो खुद में नहीं तो उसके बाद में आंतरिक एवं बाह्य निर्णय, भारत की संप्रभुता किसमें नहीं था? तो भारत की जनता में नहीं था। अब बात आती है सरकार के द्वारा किस प्रकार से इनकी जो निर्णय है, देखो अब देखो हम बात करते हैं कुछ आगे। इसके अंदर आंतरिक एवं बाह्य निर्णय कौन लेगा? तो देखो, लेगी जनता के लिए है, लेकिन जनता, सारी जनता थोड़ी लेगी, सारी जनता एक साथ नहीं। क्यों? इनके द्वारा एक व्यक्ति चुन लिया जाएगा, अपना उत्तराधिकारी चुन लिया जाएगा, अपना एक लीडर चुन लिया जाएगा कि आप हमारे लीडर हो, आप ही आगे ये काम करोगे, हमारे प्रतिनिधि आप हो, हमारा प्रतिनिधित्व आप करोगे। तो इन्होंने अपना एक प्रतिनिधि चुन लिया, किनको? सरकार को। सरकार किसने बनाई? जनता ने बनाई। तो आंतरिक एवं बाह्य निर्णय कौन लेगा? सरकार लेगी। उसके बाद पूछा जा सकता है कि नाम मात्र की संप्रभुता किसमें निहित है? अरे कौन सी संप्रभुता? नाम मात्र की संप्रभुता। नाम मात्र की संप्रभुता किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में नाम मात्र की संप्रभुता है। वो अपने निर्णय लेने के लिए किस पर निर्भर होता है? तो मंत्रिमंडल पर निर्भर होता है, प्रधानमंत्री पर निर्भर होता है। तो मतलब मंत्रिमंडल पर निर्भर कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति। हम आगे देखेंगे जब राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को रबड़ स्टाम्प कहते हैं, बस वो स्टाम्प है, जहां जरूरी हुआ वहां पे उसका यूज करेंगे। भारत का शासन किसके नाम पर किया जाएगा? राष्ट्रपति के नाम पे करेगा कौन? सरकार करेगी। आगे बात समझ में। अब देखते हैं उसके बाद में कि जो वास्तविक जो संप्रभुता किसमें निहित है। नाम मात्र की है तो वास्तविक होगी कोई? वास्तविक संप्रभुता। तो वास्तविक संप्रभुता किसमें निहित है? सरकार में निहित है। सरकार का मतलब है जो सरकार का भी प्रतिनिधि, सरकार का या सत्ता का प्रतिनिधि होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं। तो सर्वोच्च जो वास्तविक सत्ता है, वास्तविक संप्रभुता किसमें निहित होगी? तो प्रधानमंत्री में निहित होगी। पद में निहित है, व्यक्ति में निहित नहीं है, पद में निहित। जनता में तो ये सारी, इस पद को बनाई, इस पद को भरेगी कौन? इस पद के लिए व्यक्ति का चुनाव कौन करेगी? तो जनता करेगी, चाहे वो इनडायरेक्टली हो, लेकिन चुनाव तो जनता ही करती है। ये तो बात हुई वास्तविक संप्रभुता की। अब बात आती है कि कानूनी संप्रभुता किसके पास है? कानूनी संप्रभुता किसके पास है? तो देखो, कानूनी संप्रभुता संविधान के पास है। कानूनी संप्रभुता किसके पास है? संविधान के पास है। तो ये हुई बात संप्रभुता की। हमने देखा जो संप्रभु शब्द लिखा गया है उसका मतलब क्या है, एक्चुअली मतलब क्या है, रियल में उसका मतलब क्या है। तो हमने उसका मतलब देखा। संप्रभुता का मतलब है समय का प्रभु हो, आंतरिक बाह्य निर्णय लेने की खुद की शक्ति हो। भारत की संप्रभुता जनता में निहित है। किस प्रकार से जनता में निहित है? प्रस्तावना में पहली ही लाइन लिखी गई है, हम भारत के लोग, गवर्नमेंट टू द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। तो ये बातें हैं संविधान इस संप्रभुता के बारे में। अब हम देखेंगे अगला शब्द जो लिखा गया है, समाजवादी। अगला शब्द क्या लिखा गया है? समाजवादी लिखा गया है। हम उस समाजवादी शब्द के बारे में देखने वाले हैं। तो हम अब देखेंगे समाजवादी शब्द क्या है। ये समाजवादी शब्द वो हम देखेंगे। हम देखेंगे शब्दों के बारे में। तो दूसरा शब्द आता है समाजवादी। समाजवादी, समाजवादी का मतलब क्या होता है कि जो समाज है, ठीक है, तो समाज पर निर्भर क्या हो? समाज, जो सरकार है किसमें निहित होनी चाहिए? समाज में निहित होनी चाहिए। पहली तो बात ये कि क्या ये मूल संविधान में है? तो ये मूल संविधान में नहीं है। मूल संविधान में उल्लेखित नहीं है, उल्लेखित नहीं है। जो मूल संविधान था, जो मूल संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं था, तो कब इसको उल्लेखित किया गया? इसको संविधान में कब जोड़ा गया?
कब जोड़ा गया, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में से जोड़ा गया। इसमें प्रस्तावना में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब बात आती है इसके जनक कौन है, कौन कौन से देशों के अंदर समाजवादी है, कौन कौन से देश समाजवादी है। देखो इसके जो जनक पूछे जाए, कौन जनक, समाजवादी शब्द है उसके जनक है लेनिन, एक व्यक्ति है लेनिन, जो कौन है, इस समाजवादी शब्द के जनक है। दो देश ऐसे हैं जो समाजवादी कैसे है, कौन कौन से है, तो भारत एवं रूस। भारत एवं रूस। रूस जिसे पहले सोवियत संघ कहते थे, सोवियत संघ, और सोवियत संघ कहते थे का क्या मतलब हुआ, क्या अब नहीं कहते? नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि 1994 में इस सोवियत संघ का क्या हो गया था, विघटन हो गया। विघटन, सोवियत संघ का विखंडन हो गया था, विघटन हो गया था। कब हुआ था? 1994 में। उसके बाद हम इस देश को क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। आज हम जो अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र देखते हैं वो किस में आता था? इसी सोवियत संघ रूस में आता था। यूक्रेन भी पहले किस में था? सोवियत संघ रूस में था। अब उसके बाद ये सोवियत संघ से अलग हो गया, तो उसके बाद इनमें कुछ अनबन होने लगी, और अब वर्तमान 2-3 सालों से हम देख रहे हैं इसमें क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। अब देखेंगे आगे क्या देखने वाले हैं, ये जो समाजवादी शब्द है इसका मतलब क्या है, रियल एक्चुअली मतलब क्या है, क्यों देख रहे हैं इसको संविधान में क्यों जोड़ा गया, प्रस्तावना में क्यों जोड़ा गया, समाजवादी का मतलब क्या होता है। तो वो कई शब्द होते हैं, उदारवाद, समाजवाद, इस प्रकार से जैसे आप शब्द देखते हैं, साम्यवाद हुआ, ये जो शब्द देखते हैं इसमें तो समाजवाद जो शब्द ना, समाजवाद का मतलब है सरकार समाज में निहित होनी चाहिए, सरकार समाज द्वारा चुनी जानी चाहिए। सरकार है जो समाज के साथ में होनी चाहिए, समाज के साथ होनी चाहिए, समाज के हाथ में होनी चाहिए, सरकार समाज के हाथ में होनी चाहिए। इस समाजवादी का मतलब यही है, सरकार किसके हाथ में हो, तो समाज के हाथ। समाज का मतलब क्या है, यहाँ पे समाज का मतलब है भारतीय समाज, भारतीय समाज। समाज का मतलब ये भी है कई लोगों का एक समूह है जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं। ऐसा ना हो ये जो सरकार है सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में, सरकार एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो समाजवादी शब्द का मतलब यही है, ये जो समाज है ये समाज बना लिया, जैसे मंत्रिमंडल को एक समाज बना लिया। मंत्रिमंडल किसका हिस्सा है? भारतीय जनता का हिस्सा, सरकार का हिस्सा है, भारतीय जनता का हिस्सा है। कौन? मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल के हाथ में क्या है? सरकार है। मंत्रिमंडल का भी एक मुखिया है जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो ये सरकार किसके हाथ में? प्रधानमंत्री के हाथ में, मंत्रिमंडल के हाथ में, भारतीय जनता के हाथ में। तो ये समाज ही हुआ ना, तो इसी समाज के हाथ में कौन है? सरकार है। तो सरकार किसके हाथ में होनी चाहिए? समाज के हाथ में होनी चाहिए, और समाज के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। जो अर्थव्यवस्था भी किसके द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था समाज के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, समाज के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। मतलब ये हुआ, ऐसा न हो कि सारी अर्थव्यवस्था सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाए, सारी व्यवस्था सिर्फ एक ही हाथ में आ जाए, जिसे हम पूंजीवादी कहते हैं, उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। ऐसा न हो जाए कि पूंजीवाद हो जाए, सारी जो अर्थव्यवस्था सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में हो, जो अमीर है वो अमीर बनता जाए, गरीब और गरीब बनता जाए, ऐसा न हो, ऐसा न हो। इसीलिए समाज यानी कि जो सारे समाजों को एक साथ लेकर के चले, सभी को एक साथ लेकर के चले। जब भारतीयों का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा। ऐसा न हो किसी एक का विकास करे हो और दूसरे को ऐसे छोड़ दिया, इस प्रकार का बात नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है ना, जो समाजवादी शब्द, इसका मतलब यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी किसके हाथ में होनी चाहिए? समाज के हाथ में होनी चाहिए, सभी लोगों के हाथ में होनी चाहिए। सभी को पूरा हक मिले कि वो भी अपने खुद की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके, वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना हिस्सा डाल सके। उसके लिए भी इतने अधिकार दिए गए हैं। तो ये है सब समाजवादी शब्द के बारे में कुछ शब्द हमने देखे। अब हम आगे देखेंगे। हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे आगे के बारे में। तो आगे जो कुछ और शब्द हैं उनके बारे में हम अगले सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना,
शेयर कर देना अपने साथियों को ये कंटेंट। और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्वारा आप इस चीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।